अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शुएब। कुछ टर्म्स देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल फिनोमेना, या कहते हैं कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इसमें कुछ टर्म्स और हैं। ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, जो ऑक्सीडेशन है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे मोस्टली हम सब ने पढ़ा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अलावा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो वो ऑक्सीडेशन होती है। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये सारी जो है वो सम अप हो जाती हैं एक ही डेफिनेशन में। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और इसका जो है उल्ट होगा बिल्कुल, वो है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज रिडक्शन। सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है करंट यूज करके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। मतलब कि ऐसा रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, उस रिएक्शन को एनर्जी दे के जो है वो पॉसिबल करवाया जाए। ऐसा रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो वो स्पॉन्टेनियस कह लें, या वो रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। वोल्टाइक गैल्वेनिक सेल यूज केमिकल एनर्जी मीन केमिकल रिएक्शन यूज करेंगे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी और करंट। एक और चीज है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होनी है और रिडक्शन जो है वो कैथोड पे होनी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड्स के जो हैं सिंबल जो है वो डिफरेंट होते हैं। एनोड एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव है, तो बस आपने याद रखना है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है। मेटेलिक कंडक्शन, कंडक्टर्स जो हैं वो मेटेलिक भी हो सकते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइटिक भी हो सकते हैं। मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मूवेबल फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनके थ्रू जो है वो कंडक्शन होती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में आयंस होते हैं जिन पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है वो कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ है कि करंट passes through a conductor is directly proportional to the potential difference. I is proportional to V. I is equal to V over R, and V is equal to IR. I is a current in ampere. V is the potential difference in volts. R is the resistance of the conductor. It is expressed in ohm, and this is the symbol of ohm. 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 What is ohm? If a current of 1 ampere passes and a voltage of 1 volt is applied, then resistance is 1 ohm. R is equal to V over I. अगर करंट 1 एम्पियर हो, वोल्टेज 1 एम्पियर हो, तो रेजिस्टेंस जो है 1 ओम होगी। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज ओहम इनवर्स 1 ओवर R। यूनिट इज मोहो, दैट सीमन भी इसका यूनिट है, एस से इसे शो करते हैं। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाथ लेंथ के, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर के। लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और एरिया ज्यादा होगा क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का। मीन वायर मोटी जिसे हम कह लें अगर होगी तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। R इज इक्वल टू रो L ओवर A। रो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये है क्या, इसको फार्मूले से रीअरेंज करें। ये रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर L1 हो सेंटीमीटर, एरिया हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस जो है that is called as specific resistance or resistivity. इट्स ऐसा यूनिट और ओहम मीटर, लेकिन समटाइम जो है ओहम सेंटीमीटर भी यूज किए जाते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस जो है वो ईज है जिससे करंट जो है किसी कंडक्टर में फ्लो करता है। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रो इज इक्वल टू 1 ओवर के। जैसे हमें पता है कि
R जो है 1/C होता है, रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टिविटी के इनवर्स के प्रोपोर्शनल है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी R इक्वल टू रो L/A, और K की अगर हम इक्वेशन में देखें तो यह आ जाएगा CL/A। स्पेसिफिक कंडक्टेंस K इज रिलेटेड टू कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिस तरह अभी हमने देखा रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। लेंथ L और क्रॉस सेक्शन एरिया A, ये इक्वेशन है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इट इज इक्वल टू C कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Specific conductivity K is the conductance of a solution whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। यहाँ solution नहीं आना है, कोई भी कंडक्टर जो हो वो आना है। तो रो इट इज इक्वल टू RA/L, तो इसका यूनिट होगा ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसको रीअरेंज करेंगे, ओम सेंटीमीटर आ जाएगा, और जो K है वो रो का इनवर्स है, रेजिस्टिविटी का इनवर्स है, तो 1/ओम सेंटीमीटर या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को सीमन कहते हैं, सीमन पर सेंटीमीटर। What is equivalent conductance? Equivalent conductance of an electrolyte is the conductance of all ions produced from 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in a volume जो है सेंटीमीटर क्यूब ऑफ solution. When distance between electrode is 1 centimeter and area of electrode is so large that whole solution is contained between them. लैम्डा शो करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू KV, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है V कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर C ग्राम इक्विवेलेंट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, C कोई भी 1 2 3 जो भी ले सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज 1000 बाय C। तो लैम्डा हो जाएगा K, वॉल्यूम जो हो जाएगा 1000 बाय C हो जाएगा। When we dissolve 1 gram equivalent of a substance in 1000 centimeter cube of solution, then C corresponds to normality. हमें पता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में हो तो उसे 1 नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे। तो लैम्डा हो जाएगा K मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर नॉर्मेलिटी। तो लैम्डा इज इक्वल टू S सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। और अगर मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो तो लैम्डा m इक्वल टू S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। S जो है वो सीमन है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर फ्री एलिमेंट का 0 है। मोनोएटॉमिक आयन पे जो भी चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। हाइड्रोजन के लिए +1 होता है, लेकिन जब मेटल के साथ करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ करें तो इस पर नेगेटिव आएगा। मेटल हाइड्राइड्स में ऑक्सीजन पे -2 होता है, पर ऑक्साइड में -1 है, सुपर ऑक्साइड में -½ है, और OF2 में +2 है। फर्स्ट एलिमेंट है मेटल्स हैं, एल्कली मेटल +1 है, ग्रुप 2 का +2 है, इस तरह ग्रुप 3 का +3, 4 का +4, 5 का जो है वो +5 हो सकता है जिसे हम यहाँ पे, और या -3 हो सकता है, वेरी करता है ये हम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में भी हम ये बात कर चुके हैं। ग्रुप 17 जो हेलोजेंस हैं उनमें -1 होता है, -1 के अलावा +1, +3, +5, +7 जो ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन में होता है। ऑक्सी एसिड ऑक्सीडेशन नंबर तमाम एटम का एक न्यूट्रल कंपाउंड में 0 होता है, और पॉलीएटॉमिक आयन का जो है उस पे चार्ज के इक्वल होता है, सम जो है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स नेम से जो होता है इलेक्ट्रोलिटिक, इट यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू डिराइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में ऐसे रिएक्शंस करवाए जाते हैं जो कि नॉर्मली नहीं होते, तो करंट यूज करके वो रिएक्शन करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डाउन सेल है,
डाउन सेल में सोडियम क्लोराइड को ब्रेक किया जाता है सोडियम और क्लोरीन में, जो कि अंडर नॉर्मल कंडीशन नहीं होते। इसके अलावा नेल्सन सेल है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेपरेशन में। इसलिए कंडीशन क्या है कि फ्री आयंस होने चाहिए इस प्रोसेस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होना चाहिए। होता क्या है, व्हाट हैपेंस, केटाइंस माइग्रेट टुवर्ड कैथोड, इसमें कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। याद रखें इसमें नेगेटिव दोनों सेल्स में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स में सिंबल इनवर्स है, यहाँ पे कैथोड नेगेटिव है, वहां पे कैथोड पॉजिटिव है। तो ये नहीं देखना कैथोड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मेन चीज है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, कैथोड पे रिडक्शन होनी है। Electrolytic cell used to decompose chemical compound during electrolysis by using direct current. बैटरी यूज करेंगे, उसका करंट यूज करेंगे, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेंगे, तो रिएक्शन होगा, तो ही केमिकल कंपाउंड डिकम्पोज होंगे। फॉर एग्जांपल वाटर को ब्रेक किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। मेटलर्जी यूज की जाती है, बॉक्साइट और है एल्यूमिनियम उससे प्रोड्यूस की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, कॉपर, सिल्वर, निकल, क्रोमियम। इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड रिजल्ट्स इन सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। नेल्सन सेल देख चुके हैं हम पहले पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर, सॉरी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। सोडियम जो है वो डाउन सेल से प्रोड्यूस होता है। कुछ और है इसकी जो है इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये ओर्स गिवन है। मोल्टन सॉल्ट से नॉन मेटल प्रिपेयर कर सकते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट इन्हीं जो है सॉल्ट से। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटलर्जी है एक्सट्रैक्शन करना, फिर रिफाइन भी कर सकते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, टिन से। कुछ और कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम क्लोरेट एक्सेट्रा, ये प्रिपेयर कर सकते हैं। ये है इनकी इंपॉर्टेंस। आगे एक है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कि अगर एक सॉल्यूशन में ज्यादा आयंस प्रेजेंट हैं तो कौन सा डिस्चार्ज होगा। इफ मोर देन वन टाइप ऑफ आयन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड एन इलेक्ट्रोड एंड देन दैट आयन इज डिस्चार्ज व्हिच रिक्वायर लीस्ट एनर्जी आर आयन व्हिच अकर लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फॉर एग्जांपल एक सेल में हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन है, उसमें क्लोराइड Cl नेगेटिव होगा और OH भी नेगेटिव होगा, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, एनोड पे दोनों जाएंगे, एनोड पॉजिटिव है। Cl भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, O पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज्यादा है, वो नेगेटिव चार्ज रिटेन करेगा। क्लोरीन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्लोराइड, और वो क्लोरीन की फॉर्म में डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी क्लोरीन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है OH जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगी। इसलिए नेल्सन सेल में H2 हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो निकलते हैं, और सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो उसके के जो है आप कह रहे हैं चेंबर के अंदर, या आप कह लें जो बॉक्स है या सेल है इनफैक्ट उसके अंदर रहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे सोडियम पॉजिटिव आयन होते हैं और H पॉजिटिव आयन होते हैं। सोडियम मेटल है, उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है, तो वो रिड्यूस नहीं होगी, हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस होगी, तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएगी। एक और डेफिनेशन है, पोटेंशियल एट विच आयन इज डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड इज टर्म्ड एज डिस्चार्ज और डेपोजिशन पोटेंशियल, DP। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, जब भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से करंट पास करते हैं तो जो वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। इसमें बेसिक फंक्शन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का वो स्किप कर दिया गया है, वो समझा गया है कि मोस्टली लोगों को आता है। वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, वेट जो है इट इज इक्वल टू ZQ। Z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस है, और वेट इज इक्वल टू ZCT। C क्या है, करंट इन एम्पियर,
T जो है वो टाइम है, Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर C 1 हो 1 एम्पियर, टाइम 1 सेकंड हो, तो देन W इज इक्वल टू Z, जो वेट डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड पे वो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। या यूं कह सकते हैं Z is the mass of a substance deposited when current of 1 ampere pass for 1 second। तो 1 फैरेडे जो है यहाँ पे वो है 96,500 कूलम या 96,486 कूलम, अगर इसको या ये याद रख लें। 1 फैरेडे क्या होता है? ये ऐसा चार्ज है which produces 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। ऊपर हम बात कर चुके हैं यही इसी में। Faraday's second law of electrolysis क्या है? When same quantity of electricity pass through solution of different electrolytes connected in series, weight of a substance deposited at electrode is directly proportional to their equivalent weights। W1 W2 है, कोई दो डिफरेंट सब्सटेंस है, उनकी जो रेशियो होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? उनके इक्विवेलेंट वेट के। जो वेट, ये वेट वो है जो प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ये फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये एक कैथोड है, दूसरा जो है वो एनोड होगा। यहाँ पे हम बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। तो इन सिंपल अगर हम बात करें तो इन इलेक्ट्रोड्स पे एक पे ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे पे रिडक्शन होगी। मेटल्स जो हैं वो इनके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगी, अगर नॉन मेटल्स होंगी तो वहां या वो यहाँ से इवॉल्व हो जाएंगी। ये डीसी करंट है। तो इन्हीं की बार बार बात कर रहे हैं कि इन पे कितना जो है कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होगा। अगर नेल्सन सेल की बात करें उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। अगर डाउन सेल की बात करें उसमें सोडियम और क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। जो कितना वेट प्रोड्यूस होगा और करंट कितना पास होगा उनके बारे में ये रिलेशनशिप है सारे का सारा। कोलरैश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इनकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी गई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत एक वाइड टॉपिक है, तो जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। एट इनफिनिट डाइल्यूशन each ion makes a definite contribution toward equivalence conductance of electrolyte irrespective of the nature of other ions with which it is associated। एक आयन की जो कंट्रीब्यूशन होगी इक्विवेलेंस कंडक्टेंस की तरफ, वो उसके साथ दूसरे आयन जो एसोसिएट है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। यही है हिटॉफ रूल ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन, इसके साथ रिलेटेड है। Hitov studied concentration changes around electrodes when current passes through electrolyte। बेसिकली ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो हैं उनके लिए ये हैं, ये रूल्स हैं और लॉज हैं कि जब करंट पास करता है किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में से तो इलेक्ट्रोड्स में क्या चेंजेस आती हैं। This law states that loss of concentration around any electrode is proportional to the speed of ion moving away from it। स्पीड ऑफ आयन जो अभी हम कॉलेज लॉ में देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लॉस्ट फ्रॉम एनी कंपार्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन्स मूविंग अवे फ्रॉम दैट कंपार्टमेंट। इस सेल में से जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो लॉस्ट होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपोर्ट नंबर से। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है? It is a fraction of total current carried by an ion। वोल्टेज का गैल्वेनिक सेल ये इससे उल्ट है। It converts chemical energy of redox reaction to electrical energy। इसमें redox reaction होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, ऑक्सीडेशन होगी, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट। तो वो दूसरी साइड पे जाएंगे, वहां पे रिडक्शन करेंगे और ड्यूरिंग दिस फ्लो जो है जो एनर्जी होगी, जो करंट प्रोड्यूस होगा वो यूज किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। इलेक्ट्रिक वर्क डन इज मेनली ड्यू टू गिब्स फ्री एनर्जी। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स। ये एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है। हाफ सेल बहुत इजी बात है। हाफ सेल कोई भी मेटल या नॉन मेटल, नॉन मेटल के भी हाफ सेल होते हैं जिस तरह भी हम आगे देखेंगे।
कोई भी एलिमेंट अपने ही आयंस में, ये जिंक है, जिंक अपने ही जिंक 2 पॉजिटिव, कोई भी जिंक का सॉल्ट हो सकता है, उसके आयन में डिप किया हो, ये हाफ सेल है। ये कॉपर है, कॉपर मेटल, कॉपर इलेक्ट्रोड, ये कॉपर अपने ही आयन में डिप किया गया हो तो ये हाफ सेल है। दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे तो एक कंप्लीट सेल बनता है। हाफ सेल इलेक्ट्रोड डिप्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट एंड कनेक्टेड टू अ वोल्टमीटर एंड अ स्विच। इसकी भी जरूरत नहीं है कनेक्टेड टू अ वोल्टमीटर एंड स्विच की। इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इट्स ओन आयन, जो जिसका इलेक्ट्रोड है उसी के ही आयन हो। साल्ट ब्रिज, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। इट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्किट इन अ गैल्वेनिक सेल। ये साल्ट ब्रिज है जिसमें सोडियम सल्फेट लिखा हुआ है, यू शेप ट्यूब। वर्किंग क्या है? सिंपल वर्किंग है कि एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो दूसरी साइड पे मूव करते हैं और जो है वहां पे दूसरे इलेक्ट्रोड में जो है वहां पे रिडक्शन होती है। जहां पे ऑक्सीडेशन होगी वहां पे जो इलेक्ट्रोड मेटल है, फॉर एग्जांपल जिंक अभी हमने बात की, यहाँ पे जिंक है, ये जिंक मेटल जो है इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ये जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा Zn2 पॉजिटिव में, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे दूसरी साइड पे जहां पे रिडक्शन होगी। वहां पे जो सोल्यूशन के अंदर आयंस हैं, कॉपर आयंस या जो भी हैं, अगर हम अभी बात करें जो डैनियल सेल की, जिंक कॉपर सेल जो है, ये जो कॉपर आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है +2 इलेक्ट्रॉन जो ये आएंगे, ये इनके ऊपर डिपॉजिट होते रहेंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यहां से ये जिंक जो इलेक्ट्रोड है ये डिसॉल्व होता रहेगा और यहाँ पे कॉपर वाला इलेक्ट्रोड जो है कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल्स, वोल्टेज सेल एंड मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद इन इंटरनल सर्किट। क्यों? क्योंकि अगर ये देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अभी हमने बात की कि जिंक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होते रहेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और राइट साइड पे क्या होगा? राइट साइड पे कॉपर जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर डिपॉजिट होते रहेंगे और सोल्यूशन के अंदर जो है इसके काउंटर आयन, जो फॉर एग्जांपल अगर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, सल्फेट बच जाएंगे। इस तरह एक तरफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज जो है यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यही सेल की अभी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी हमने पहले सेल यूज किया है जिंक कॉपर, तो उसमें जो वोल्टेज आती है वो 1.10 वोल्ट आती है। उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो जिंक का भी है और कॉपर का भी है। उसमें जिंक का भी कंट्रीब्यूशन है और कॉपर का भी कंट्रीब्यूशन है। अब एक सेल से उसकी वोल्टेज से ये नहीं पता किया जा सकता कि जिंक का कंट्रीब्यूशन कितना है और कॉपर का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो क्या किया जाता है? तो एक हाफ सेल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये है जी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो एज एन इलेक्ट्रोड यूज की जाती है और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोलाइट है HCl, एक ट्यूब के थ्रू इसमें बबल की जाती है, पास की जाती है, और यहाँ पे एक प्लेटिनम का पीस है और वायर लगाई जाती है जस्ट कंडक्शन के लिए। प्लेटिनम एक नोबल मेटल है तो यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये ऐसे है कि अभी हमने बात की जैसे कि एक एलिमेंट अपने ही आयंस में डिप किया हो, हाइड्रोजन जो है गैस है और अपने ही H पॉजिटिव आयन में डिप की हुई है, जो एक हाफ सेल बन जाएगा। इसकी वोल्टेज जो है वो आर्बिट्रेरीली जो है इसकी 0 है जी। तो अब इसको जिस भी दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट करेंगे तो जो वोल्टेज आएगी वो उसकी होगी। फॉर एग्जांपल जिंक के साथ कनेक्ट किया, इसकी वोल्टेज है 0.76। तो अब ये वोल्टेज जो है वो जिंक की है। इसको कॉपर के साथ करेंगे तो इसकी वोल्टेज आएगी 0.34, तो अब वो कॉपर की वोल्टेज होगी। इस तरह सारे एलिमेंट को इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ बारी बारी कनेक्ट करके उसकी वोल्टेज ले ली जाती है और उसके पे एक सीरीज जो है उन्हें अरेंज कर लिया जाता है वोल्टेज में इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर से। उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाफ सेल है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के तौर पर डिप की जाती है 1 मोलर HCl में और प्लेटिनम वायर कनेक्ट की जाती है। वोल्टेज जो है वो आर्बिट्रेरीली टेकन एज 0, इट कैन बिहेव एज एनोड और कैथोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड भी बिहेव कर सकता है और कैथोड भी बिहेव कर सकता है। इसे किसी दूसरे हाफ सेल के साथ कनेक्ट करते हैं और जो वोल्टेज होगी वो दूसरे हाफ सेल से जिससे कनेक्ट करेंगे उससे बिलोंग करेगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेंडेंसी ऑफ नेम से होता है इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल, उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ऑफ एन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिलेटिव टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस 1 मोलर आयन है सोल्यूशन में, टेम्परेचर 298 केल्विन और 1 ATM में। समटाइम 1 बार भी लिखा होता है। बार और ATM जो है हम गैसेस वाले चैप्टर में देख चुके हैं क्या। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये पेरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में हम देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे भी। It is sometimes referred as activity series. Arrangement of elements in order of their increasing electrode potential. Electrode potential में oxidation potential भी हो सकता है, reduction potential. Normally reduction potential series लेते हैं in increasing order of their reduction potential लिख दिया है। अब इसमें क्या है इलेक्ट्रोपॉसिव और इसकी एप्लीकेशंस में ये 3-4 पॉइंट्स हैं। इसमें ऊपर कुछ एलिमेंट्स है, अगर सीरीज देखेंगे, फिर हाइड्रोजन है, फिर कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट डिस्प्लेइंग ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रोपॉसिव। डेफिनेट बात है इलेक्ट्रोपॉसिव होते हैं और वो हाइड्रोजन से ऊपर है। सीरीज में हाइड्रोजन 0 है, हाइड्रोजन से ऊपर वाली वैल्यूज माइनस में है, वो वैल्यूज ज्यादा हो रही हैं नीचे आते आते। हाइड्रोजन जो है वो 0 है सेंटर में और हाइड्रोजन के बाद जो वैल्यूज हैं वो प्लस में है। रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है नीचे आने वाले एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा हो रहा। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ वो हम इसे फाइंड कर सकते हैं कि टॉप वाला वो ऑक्सीडाइज होगा और जो है नीचे वाला जो है एलिमेंट वो रिड्यूस होगा। टॉप वाला जो है वो ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और नीचे वाला रिड्यूस होगा। इस सीरीज की बात कर रहे हैं। इस सीरीज से हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF किसी भी सेल की फाइंड कर सकते हैं। वो है E नोड रिडक्शन प्लस E नोड ऑक्सीडेशन, या E सेल जो है कैथोड पे जो E नोड होगी और उसको माइनस करेंगे एनोड से। रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी, ये सारी एक ही बातें हैं वैसे बेसिकली। जो टॉप वाले हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, नीचे वाले बॉटम वाले जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, एसिड में हाइड्रोजन होती है तो जो टॉप पे होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, वो जो है हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर देंगे एसिड में से, जो बॉटम वाले होंगे वो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जिंक ऊपर है और कॉपर जो है वो नीचे है हाइड्रोजन से, तो जिंक जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो जिंक क्लोराइड और बनाएगी और हाइड्रोजन बनाएगी, लेकिन कॉपर जब रिएक्ट करेगी HCl के साथ तो रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए मतलब है जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, HCl के साथ रिएक्ट करके जिंक की रिएक्टिविटी ऊपर वाले की ज्यादा है और कॉपर जो है वो उसकी रिएक्टिविटी कम है। तो इवन के जिंक जो है वो कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को भी रिप्लेस कर सकता है। आर्हीनियस थ्योरी है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की। सिंपल सी बात है कि ये है कि इलेक्ट्रोलाइट जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो केटन और एनाइन बनते हैं, उसका आयोनाइजेशन कहते हैं। अगर हम मॉडर्न फॉर्म में बात करें थोड़ा सा ज्यादा तो डिटेल में, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है जब वो किसी वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो वीक हो जाती हैं और आयंस जो हैं वो डिसोसिएट होंगे, यानी कि वो सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रोलाइट वो डिसोसिएट होगा, उसके आयंस बनेंगे और सॉल्वेंट उसे सॉल्वेट कर लेगा, उसके इर्द घेरा डाल लेगा। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस, जो आयंस में डिसॉल्व हो गए, डिवाइड बाय टोटल। सिंपल सी बात है। ऑसफोर्ड डिल्यूशन लॉ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो उनकी एक्टिविटी क्या होगी, एक्टिविटी उनकी 1 से बहुत लेस होती है, तो 1 माइनस एक्टिविटी तकरीबन हम कहते हैं 1 ही है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। बेसिकली ये है हमारे पास इक्वेशन।
कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट उसके अंडर रूट के अल्फा, आप इसको ऐसे लिखें, अगर हम अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c अंडर रूट। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करके और के लगाया तो k/c अंडर रूट हो जाएगा। नेक्स्ट k/c अंडर रूट जो हमने 1/2 लिखा हुआ है, इसको रीअरेंज किया तो k इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर। k डिसोसिएशन कांस्टेंट है, a जो है अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ये है जी स्टेटमेंट इसकी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगी। इनवर्स रिलेशन है, स्क्वायर रूट से कोई जो है रिलेशन चेंज नहीं होता। और कहता कि इन्फिनिट डिल्यूशन होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तो ही वो कंप्लीट आयोनाइजेशन हो। डिबाई-हैकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? डिबाई-हैकल थ्योरी जो है वो 3 अजम्पशंस हैं, इसकी डिटेल में इसकी इक्वेशन नहीं देख रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो डिसोसिएट होते हैं आयंस में, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में है। पहला जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में था। सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वेरी डाइल्यूट, अगर डाइल्यूट होगा 0.01 भी होगा तो वो कंप्लीटली ही डिसोसिएट हो जाएंगे, और हर आयन जो है वो अपोजिट चार्ज उससे के सराउंड किया गया है। नेक्स्ट इक्वेशन थर्मोडायनामिक इक्वेशन है ये। It is a relationship between cell potential of an electrochemical cell, the standard cell potential, temperature और reaction quotient या activity। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जो है वो माइनस होनी चाहिए। एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, एफ फैराडे कांस्टेंट, ई जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये इसको डेरिवेशन भी दे दी है। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस डेल्टा जी नॉट इट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। When E node is positive, reaction is spontaneous and vice versa. डेल्टा G जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा G नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग Q। Q जो है रिएक्शन कोएफिशिएंट है। इट इज अ रिलेशनशिप अंडर स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। डेल्टा G जो सिंपल है नॉन स्टैंडर्ड है, डेल्टा G नॉट जो है वो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, NFE इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग Q। इसको रीअरेंज करेंगे, वैल्यूज लेंगे तो हमारे पास जो है ये वैल्यू जो है वो एक आ जाएगी। इसको फर्दर करेंगे तो ये हमारे पास आखिर में वैल्यू आ जाएंगी। ये रखें k इज इक्वल टू 1, E नॉट इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, रिएक्शन फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड वाइस वर्सा। ये वही है जो ली शटलियर प्रिंसिपल में हम देख। कुछ बैटरीज हैं, इसमें पहले तो बात है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं। प्राइमरी सेल्स जो होते हैं वो जो रिचार्ज नहीं हो सकते, ड्राई सेल्स, अल्कलाइन बैटरी, मर्करी सिल्वर बैटरी। और सेकेंडरी सेल जो रिचार्ज हो सकते हैं, लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम एंड फ्यूल सेल्स वगैरह। पहला है लेड एक्यूमुलेटर और लेड एसिड बैटरी। लार्ज पावर टू वेट रेशियो है, लो कॉस्ट है, अट्रैक्टिव फॉर यूज इन व्हीकल्स है। इट इज अ सेकेंडरी बैटरी, चार्ज कर सकते हैं इसको। अच्छा, बैटरीज में जो आपने रखना है, आपको पता चले एनोड किस चीज का है, कैथोड किस चीज का है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वोल्टेज क्या होगी। ठीक है, रिएक्शन इसमें इतना याद करना जरूरी नहीं है। तो अच्छा तरीका ये है कि आप लोग टेबल बना लें। ये वैसे मैंने दिया हुआ थोड़ा डिटेल में, आप लोग टेबल में ये 4 चीजें लिख लें तो रिवीजन में आसानी होगी। कैथोड जो है वो लेड ऑक्साइड है, एनोड जो है वो मेटेलिक लेड है। इलेक्ट्रोलाइट जो है ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, 3.2 मोलर H2SO4 है, 30% होता है, डेंसिटी 1.25 ग्राम पर सीएम क्यूब होती है। नॉर्मली जो है एक सेल जो है इसमें 2 वोल्ट है प्रोड्यूस करता है, तो ये सेल्स सीरीज में लगे होते हैं। 3 सेल्स होंगे तो 6 वोल्ट हो जाएगा, और 6 सेल्स होंगे तो 12 वोल्ट। नॉर्मली 12 वोल्ट की बड़ी बैटरीज होती हैं, घरों में यूपीएस वगैरह के साथ जो लगाई होती हैं, गाड़ियों में लगाई होती हैं। जब डिस्चार्जिंग होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो H पॉजिटिव एसिड के और O2 नेगेटिव आयंस जो लेड ऑक्साइड से वो वाटर बनेगा डिस्चार्जिंग में। और चार्जिंग में क्या होगा, चार्जिंग में वाटर वही स्प्लिट होगा। सिंपल सी बात, सिंपल जो है बताया गया कि क्या मेन चीज है। डिस्चार्जिंग में जो लेड है, एनोड जो है वो लेड है,
तो वो ऑक्सीडाइज होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, ये ऑक्सीडाइज होगा तो Pb+2 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +2 बनेगा, तो ये सल्फेट का रिएक्ट करके PbSO4 बना लेगा। ये सॉलिड है। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे PbO2 H पॉजिटिव और सल्फेट ये इलेक्ट्रॉन लेके PbSO4 बना लेंगे और H2 बना लेगा, दोनों, यानी कि PbSO4 बनेगा। PbSO4 सॉलिड है, डिपॉजिट हो जाएगा, और जब ये कंप्लीटली डिपॉजिट हो जाएगा, सेल जो है वो डिस्चार्ज होना यानी कि करंट प्रोड्यूस करना खत्म कर देगा, बंद कर देगा। एनोड जो है वो स्पॉन्जी लेड है, कैथोड जो है पाउडर्ड PbO2 है। इसमें सेल्स के बीच में फाइबर ग्लास शीट्स लगाई जाती हैं ताकि जो है वो फिजिकल कांटेक्ट ना हो, कोई शॉर्टेज ना हो। रिचार्जिंग में क्या होगा? रिचार्जिंग में इन्वर्स होगा, दोनों रिएक्शन जो है वो बिल्कुल उल्ट हैं। हाँ, इसमें एक और बात जो याद रखनी है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड फॉल डेंसिटी जो है 1.25 से 1.15 ग्राम पर cm³ रह जाएगी। जब डायरेक्ट करंट से कनेक्ट करेंगे, रिचार्जिंग होगी, डेंसिटी दोबारा 1.25 पे चली जाएगी और PbSO4 वाले रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। इनका मैं कह रहा था कि ये आप टेबल बना लें। अल्कलाइन बैटरी प्राइमरी बैटरी है, पोरस जिंक एनोड है, ऑक्सीडाइज होगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड कैथोड है, KOH इलेक्ट्रोलाइट है, नेम से होता है अल्कलाइन बैटरी है। वोल्टेज ऑफ सेल इज 1.5 वोल्ट्स। ये लॉन्गर शेल्फ लाइफ वगैरह है। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी छोटी सी जो सेल होता है जो हम घड़ियों वगैरह में यूज करते हैं। जिंक एनोड होगा, सिल्वर ऑक्साइड जो है वो कैथोड है, अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट है, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कैथोड पे जो सिल्वर है वो रिड्यूस होगा, सिल्वर आयन जो है वो रिड्यूस होंगे। ये थोड़ी रेदर एक्सपेंसिव होती है, स्मॉल साइज है, 1.5 वोल्ट। नाइकैड निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी है। मेटेलिक कैडमियम जो है वह एनोड है, निकल ऑक्साइड जो है वो तो एनोड है, और निकल ऑक्साइड जो है NiO2 जो कैथोड है। इक्वेशन गिवन है। सॉलिड रिएक्शन जो है, प्रोडक्ट्स जो हैं वो एडहियर हो जाते हैं इलेक्ट्रोड्स में, और जब रिचार्जिंग में इजीली रिवर्स हो जाते हैं। इसमें कोई गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती, तो इसको सील भी किया जा सकता है कि चार्जिंग रिचार्जिंग में कोई गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती, तो ये सील्ड बैटरी नॉर्मली होती है। लाइट वेट है, वोल्टेज 1.4। फ्यूल सेल्स थोड़ा सा बैटरी से डिफरेंट है, रिचार्जेबल है, मीन फ्यूल इसमें है, देख लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें फ्यूल है, फ्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, O2 से। यूजुअली हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके H2O बनाएगा और जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी। इसका जो ड्रॉबैक कह लें या जो भी है, इट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फ्यूल, या इसको कह लें डिफरेंस है बैटरी से ये वाला, टू सस्टेन केमिकल रिएक्शन। इट इज यूज इन स्पेस व्हीकल। इलेक्ट्रोड जो है वो हॉलो ट्यूब्स होती हैं, पोरस कार्बन की, ग्रेफाइट की। इसके ऊपर प्लेटिनम है जो कि कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट KOH है। हाइड्रोजन जो ऑक्सीडाइज होगी वाटर में, और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होगी हाइड्रोक्साइड आयन में। इसमें बहुत से सेल्स इस तरह के कनेक्ट करते हैं ताकि जो है ज्यादा पावर जनरेट हो सके। फ्यूल सेल्स का फायदा ये लाइट हैं, पोर्टेबल हैं, और पोल्यूटेंट्स जो हैं प्रोड्यूस नहीं करते। इसका भी फायदा है कि स्पेस व्हीकल में लेके जाते हैं तो जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसे एवेपोरेट करके कंडेंस किया जाता है ताकि जो है वो एस्ट्रोनॉट्स जो है वो पानी पिया भी जा सकता है, और इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, 75%, ये याद रखना चाहिए। एंड दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू। आप अपने सजेशंस और क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट में दे सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए, क्योंकि होता ही है कि एक लेक्चर बहुत ज़्यादा उसमें टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं। अब एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पे जो है पूरी पूरी बुक्स अवेलेबल हैं, तो उसको ट्राई किया था कंसाइज करने में, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है सम टाइम, तो आप अपने सजेशन वगैरह उसमें दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।